हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट 50 फिलिंग द ब्लैंक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज। देखो, फोटोन जो है वो चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल है, इसलिए रेस्ट मास मतलब फोटोन जब रेस्ट पे अगर आ जाएगा तो उसका जो मास होता है वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि जो फोटोन होता है वो चार्जलेस होता है और मासलेस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स क्या आ जाएगा, जीरो, इसका मास होता ही नहीं है। सेकंड, वैल्यू ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज। जो आपका रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, उस रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है, कितनी होती है, 1.0973 इंटू में 10 टू दी पावर जो है वो है 7 पर मीटर। ठीक है, अगर आपको ये पूरी याद नहीं हो रही है तो हम इसको 1.09 तक ही याद रख सकते हैं। ठीक है, 1.09 इंटू 10 टू दी पावर 7 पर मीटर। नेक्स्ट, the electron revolves around the nucleus only in those orbit for which the angular momentum is some integral multiple of। देखो, ये तो आपका जो बोहर का पोस्टुलेट है ना वो ही दे दिया सीधा सीधा। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है ना, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, h अपॉन 2 पाई के। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, h अपॉन में 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन। यार हमें पता है, सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा है, सिलिकॉन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसको 4 चाहिए होते हैं, है ना। यानी कि इसके जो लास्ट शेल है उसमें, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, है ना। 4 खाली होता है, मतलब 4 वैकेंट स्पेस होता है और 4 ही इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर ऑर्बिट। तो आउटर ऑर्बिट में सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम लिखेंगे 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी। देखो, 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, सेम इनका कैपेसिटेंस है कितना, 3 माइक्रोफेराड। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन, फॉर्मूला आपका होता है 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अब तीनों सेम है ना यार, तो C1 C2 C3 की जगह पर क्या आ जाएगा, C ही अकेला। तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी कितना हो जाएगा, 3 अपॉन सी, है ना। और फिर हम 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे 3 अपॉन सी के। इससे बेटर है हम उसको रेसिप्रोकल कर दो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, C अपॉन में 3। यार बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर हमारे पास आइडेंटिकल कैपेसिटेंस से 3 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो इसका एक जनरल फॉर्मूला आप याद रख लो। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो पहले यहां पर बताती हूँ मैं क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C अपॉन में N। N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, और C क्या है, गिवन कैपेसिटेंस। यहां पर कितना दिया हुआ था, यहां दिया हुआ था 3 माइक्रो फैराड। अपॉन में कितने लगे हुए थे भाई, ये तो बोल रहे 3 ही लगे हुए थे, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो हमें जनरल फॉर्मूला याद रखना है, तो हम क्या याद रखेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C अपॉन में N। ऐसे ही वो बोल देते 4 कनेक्टेड है तो N की जगह पर हम कितना रख लेते, 4। ठीक है, यहां पर आंसर क्या आ रहा है, 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, हम लिख लेते हैं 1 माइक्रो फैराड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द 2 पैरेलल कंडक्टर वायर इज इन सेम डायरेक्शन, द नेचर ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज। देखो, ये तो हम ऑलरेडी ट्रू फॉल्स में देख चुके हैं। अगर हमारे पास 2 करंट कैरिंग वायर हैं और हमारा जो करंट है वो कैसा है, सेम डायरेक्शन में है ना, 2 पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं यार, अट्रैक्ट। अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल। अब देखो, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द 2 पैरेलल कंडक्टर वायर इज इन सेम डायरेक्शन, द नेचर ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम डैश अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस। जो डायरेक्शन होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट का, वो कैसा होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस के लिए अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है
वो कैसा होता है, अलोंग साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट, द पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेस ड्यूरिंग वेव प्रोपोगेशन। यार ये तो डेफिनेशन ही दी हुई है, सेम फेस में होते हैं पार्टिकल्स और उस पाथ को हम ट्रेस करें, ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलता है, वेव फ्रंट। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट इसका आंसर होगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। 9th है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स, चार्ज रेडिएट्स, जो हमारा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ना वो क्या रेडिएट करता है यार, वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज। देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेस में होते हैं, और जब वो सेम फेस में होते हैं यार तो उनका फेज डिफरेंस कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि इनकी जो इक्वेशन बनती है ना वो क्या बनती है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की भी इक्वेशन क्या बनती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी दोनों ही सेम फेस में होते हैं, इनका फेस सेम होता है, इसलिए फेस डिफरेंस क्या हो जाएगा इनका, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डबल। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन देम विल बिकम डैश टाइम्स। देखो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स है वो कितना टाइम्स हो जाएगा जब हम दो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का डिस्टेंस डबल कर रहे हैं। तो यार हमने पढ़ा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस पहले r था, अब डबल हो गया, मतलब 2r हो गया होगा, यानी 2r का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो हमारा जो नया फोर्स होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो भी प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली 2r, डबल करना है ना तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और r का स्क्वायर कितना आएगा r स्क्वायर। तो पहले से जो हमारा फोर्स है वो कैसा हो चुका, 1/4 है ना, 1/4, यानी कि जो हमारा फोर्स है इट विल बिकम 1/4 टाइम्स, ठीक है, यानी ये आएगा 1/4। नेक्स्ट क्या है, देखो न्यूक्लियाई दैट हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो इनको तो हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। इसकी डेफिनेशन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, यहां लिख देती हूं मैं इसका आंसर, आइसोबार, ठीक है, आइसोबार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, देखो लाइटनिंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, जो लाइटनिंग है ना वो एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, ठीक। तो हम यहां पर आंसर में लिखेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। डन। नेक्स्ट, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमारा डाइपोल रखा रहता है तब जो मैक्सिमम टॉर्क इस पर लगता है ना तो वो कितना होता है यार, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। तो अगर हमें इस टॉर्क को मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा को मैक्सिमम करना होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1। कब होती है वैल्यू 1, जब थीटा आपका कितना होगा, 90 डिग्री। यानी मैक्सिमम टॉर्क की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर आ रहा है, PE, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 1। यानी यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे हम, P इंटू में E, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पोटेंशियल डैश ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीज। पोटेंशियल डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम moving along the direction of electric field, ठीक है, decreases। next question, in p type semiconductor the concentration of dash are more than the concentration of electron। देखो p type semiconductor में क्या होते हैं, ज्यादा होल्स। n टाइप में, n से n याद रखा था, n फॉर नेगेटिव, n टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और p टाइप में क्या ज्यादा होते हैं, होल्स। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, होल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर डिस्पर्शन डैश विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो एंगुलर डिस्पर्शन जो होता है ना
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल ऑफ प्रिज्म के। यानी एंगल ऑफ प्रिज्म हम बढ़ाएंगे तो एंगुलर डिस्पर्शन भी बढ़ जाएगा, यानी इसमें क्या आएगा, इंक्रीसेस। ठीक है, इसको मैं यहां लिख लेती हूँ। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा, इंक्रीसेस। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर, अगर हम प्रिज्म को वाटर के अंदर इमर्स कर देते हैं, देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बिकम्स, जो हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना, देखो यहां पर अगर हम वाटर में प्रिज्म को डाल रहे हैं तो उससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फर्क पड़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से मिनिमम डेविएशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन, आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल मिनिमम बाय 2 अपॉन में साइन a बाय 2, ये वाला फॉर्मूला, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेल मिनिमम दोनों कैसे हैं, दोनों यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये बोल रहे हैं प्रिज्म में वाटर में प्रिज्म को हम डाल रहे हैं, वाटर में प्रिज्म को हम डाल रहे हैं, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैसा हो जाएगा, तो यार यहाँ पर जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज द फिनोमेना विच कीप्स अर्थ सरफेस वार्म, ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिससे अर्थ सरफेस वार्म रहता है, तो यार ये इसकी तो एक डेफिनेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट, क्रिटिकल एंगल इज दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, क्रिटिकल एंगल हमें कब मिलता है, जब हमारी रे TIR के केसेस 3 होते थे, जिसमें हम पढ़ते थे कि लाइट रे अगर मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तब एंगल छोटा है तो रिफ्रैक्शन होगा, एंगल बराबर है क्रिटिकल एंगल के तब क्या होगा आपका, ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो ये ग्रेजिंग इमर्जेंस वाली कंडीशन है जिसमें लाइट रे इंटरफेस पे ही चढ़ जाती है, और इंटरफेस पे ही चढ़ जाती है तब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता था, 90 डिग्री। और अगर एंगल बड़ा होता है तो वो क्या करती थी, TIR। ठीक है, तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं क्रिटिकल एंगल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो यार वो तो 90 डिग्री होती है, क्योंकि तब लाइट रे क्या कर रही होती है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डैश कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी इन ग्लास, कौन सा ऐसा कलर है जिसका मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, देखो अगर हम बात करें रेड कलर, तो रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और वेलोसिटी भी किसकी ज्यादा हो जाएगी, रेड कलर की ही ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी। हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जो हमारा वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा, और वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड कलर के, मतलब रेड कलर की, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, रेड। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लासेस, ये तो बहुत ही सिंपल है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू में c अपॉन में v। यहां निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू c अपॉन में n। c ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, 3 × 10⁸, और अपॉन में n कितना दिया हुआ है, 1.5। देखो पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, ऊपर 0, 15 और 30 को कट करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 × में 10⁸, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट डैश व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीसेस। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीसेस। नेक्स्ट, यहां पर बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डैश। देखो इनर्शिया क्या होता है, जैसे अगर हम 9th में बात करें, 9th में हमने पढ़ा हुआ है या 11th में भी हमने पढ़ा हुआ है, इनर्शिया क्या करता है, किसी भी चेंज को रेसिस्ट करने वाली चीज को हम इनर्शिया बोलते हैं।
यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ क्या चीज को रोक रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। देखो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है ना वो हमें कहाँ से मिलता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता चलता है। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किस पे डिपेंड नहीं करता यार, वो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस टू एन एसी सर्किट इज कॉल्ड डैश। जो ऑपोजिशन होता है जो प्योर इंडक्टर को और प्योर कैपेसिटर को मिलता है, कैपेसिटेंस को मिलता है एसी सर्किट में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस की डेफिनेशन है, ठीक है, रिएक्टेंस। डन, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी बिकॉज इट्स रिएक्टेंस फॉर डीसी इज। डायरेक्ट करंट के लिए जो रिएक्टेंस होता है वो कितना होता है ना। कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को मतलब डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है रिएक्टेंस जो होता है यानी जीटा सी की वैल्यू हम बात करें तो जीटा सी का फॉर्मूला क्या होता है, जीटा सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा इंटू में सी। ओमेगा को खोलेंगे तो कितना आएगा, 1/2 पाई एफ इंटू में सी। अब देखो मेरी बात यहाँ पर सुनो, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना डायरेक्ट करंट में वो 0 हो जाती है और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कंडक्टर के केस में जो रिएक्टेंस की वैल्यू होती है डीसी करंट के लिए वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। यानी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने लगता है हमारा कैपेसिटर। अगर हम किसी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा हुआ होता है और हम उस सर्किट में से डायरेक्ट करंट अगर पास कर रहे हैं तो कैपेसिटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, 0। मतलब जो डीसी करंट डायरेक्ट करंट होता है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। उस हिसाब से अगर हम रिएक्टेंस की वैल्यू देखें तो रिएक्टेंस कितना आ रहा है, 1/0 और 1/0 यानी इन्फिनिटी। एक कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रुकावट देता है किसको, डायरेक्ट करंट को। इसलिए हम डायरेक्ट करंट सर्किट में, डायरेक्ट करंट वाले सर्किट में कैपेसिटर को नहीं लगाते हैं क्योंकि उसमें से करंट पास ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो आपको याद रखना है, ठीक है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है कैपेसिटर। डन, नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, देखो अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ही पूछ लिया तो फ्रीक्वेंसी अभी हम देख के आ रहे हैं डायरेक्ट करंट की क्या होती है, 0। आगे बढ़ते हैं। द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डैश टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू। तो ये तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि जो आपका IRMS होता है वो किसके होता है, I0/√2, मतलब 1/√2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 1/√2। इसको आपने ऐसे याद किया होगा, IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2। ये I0 क्या होती है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और 1/2 टाइम्स होता है इसके, इसलिए हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखा है, 1/√2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। एट द सेम डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इज डैश द इंटेंसिटी इन एंड ऑन पोजीशन। तो हमने दोनों ही डेरिवेशन किया है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। दोनों को अगर हम कंपेयर करते थे तो ये कैसा आता है, हाफ। ब्रॉड साइड पर हाफ होती है एंड ऑन पोजीशन से इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ, यानी 1/2 भी लिख सकते हैं या फिर आप HALF हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का जो SI यूनिट है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, M, कैपिटल M इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q की जगह, सॉरी चार्ज की जगह पर अपन क्या लेते हैं, स्मॉल m, पोल स्ट्रेंथ, इनटू में 2L। एक ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट का जो कि होता है करंट इनटू में एरिया, ठीक है।
करंट इनटू में एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अभी हमने देखा m इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इनटू एरिया। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। यानी ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमने लिखा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड इज सेम एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय डैश। देखो जो सोलेनॉइड होता है ना वो किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। जो सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है सेम वैसी की वैसी ही बार मैग्नेट के लिए बनती है। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स इज गिवन बाय। जो लॉरेंस फोर्स होता है ना उसका डायरेक्शन कौन बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी हमने देखा, देखो जो आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है ना वो कौन बताता है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन कौन बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायो-सैवर्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो बायो-सैवर्ट लॉ है ना उसको हम लाप्लास लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, लाप्लास लॉ, तो ये आपको याद रखना है, बायो-सैवर्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लाप्लास लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज डैश इट्स एक्सिस। जो इंटेंसिटी होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनॉइड के अंदर वो कैसी होती है, आपने देखा होगा सोलेनॉइड के अंदर डायग्राम में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म और पैरेलल टू इट्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एंड पैरेलल। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, पोटेंशियल और ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ऊपर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, और नीचे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। यानी इसकी जो एसआई यूनिट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की एसआई यूनिट, वो क्या आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस डैश करंट। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार वेरी करती है जैसे कि कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वो कौन सा टाइप का करंट प्रोड्यूस करती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसका आंसर यहाँ लिखते हैं हम, क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस विच हैव नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी। 3 टाइप के मटेरियल होते हैं हमारे, पहला डायामैग्नेट, दूसरा पैरामैग्नेट, तीसरा फेरोमैग्नेट। तो नेगेटिव जो मैग्नेटिक टेंडेंसी होती है वो किसकी होती है, डायामैग्नेटिक मटेरियल की। इसलिए आंसर में हम लिखेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डायामैग्नेटिक लिख देंगे बस। कौन सा सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इन टेलीस्कोप डैश द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा और आई पीस छोटा होगा क्योंकि आई छोटी होती है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इन टेलीस्कोप इज क्या आ जाएगा, स्मॉलर। तो हम लिखेंगे इज स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सीरीज बहुत अच्छे से याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछी ही जा सकती है। सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव की, और सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो गामा वेव्स की होती है या गामा रेस की होती है। ठीक है, गामा रेस। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन एटम में जो ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन होता है ना उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, उसकी जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है -13.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑफ गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ शंट। शंट को यूज़ करते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है ना वो कम हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेंसिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, ये अभी हम कल ट्रू फॉल्स में देख चुके हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीसेस। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, इंक्रीसेस। डन। चलो आगे बढ़ते हैं।
इन न्यूक्लियर रिएक्टर द हैवी वाटर इज यूज्ड एज एस। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें हैवी वाटर, ये आप याद रखना, हैवी वाटर किसको बोलते हैं, D2O, ठीक है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड को बोला जाता है हैवी वाटर। हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ, इसका जो आंसर है वो आएगा एज अ मॉडरेटर, ठीक है, मॉडरेटर। अब ये होता क्या है, देखो हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें क्या होता है, एक होता है कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, दूसरा होता है अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। तो कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन में हम हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में, मतलब जो हमारे कोलिजन्स होते हैं ना, यूरेनियम में न्यूक्लियस बम्बार्ड होकर के क्या करता है, न्यूक्लियर फिजन करता है, मतलब स्मॉलर पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है जब न्यूक्लियाई को, तब वहाँ पर जो फिजन की प्रोसेस होती है ना, वो उसको रोकने के लिए, ज़्यादा फिजन जो है वो ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडरेटर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडरेटर होता है, मतलब ज़्यादा फर्दर कोलिजन ना हो, है ना, फर्दर कोलाइड ना हो हमारा यूरेनियम दूसरे न्यूक्लियस, हमारा फर्दर न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस जो है वो यूरेनियम, आगे के बचे हुए यूरेनियम से कोलाइड ना हो, तब हम उसको रोकने के लिए, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक मॉडरेटर यूज़ करते हैं। और वो जो मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है वो होता है D2O, यानी ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द प्रोसेस ऑफ डैश द लाइटर न्यूक्लियाई टुगेदर मेक्स अ हैवी न्यूक्लियस। छोटे छोटे न्यूक्लियाई को हम मिला करके क्या बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं फ्यूजन, है ना। कौन सा फ्यूजन है, तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, यहाँ लिखना है आपको न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ये तो मैं ऑलरेडी आपको शॉर्ट्स में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ। जो पोटेंशियल होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है। वर्क का तो डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रख लो, क्या होता है, mL2T⁻², ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अपॉन में चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर इंटू में टाइम, ठीक है। रुको मैं इसको फिर से लिख के दिखाती हूँ, क्या है, एम्पियर इंटू में टाइम, ठीक है। अब देखो एम्पियर नीचे है, उठ के कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो एम्पियर की पावर -1 और टी की पावर भी -1। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ना, देखो वो क्या बन रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 एंड a की पावर -1। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम द पोटेंशियल। देखो अगर हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा देते हैं, उससे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कम हो जाती है, कितना, k टाइम्स, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना k टाइम्स डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल भी k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, यानी पोटेंशियल डिक्रीसेस। तो हम इसमें लिखेंगे पोटेंशियल डिक्रीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ डैश क्वांटिटी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो कैसी क्वांटिटी होती है, तो यार ये तो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, चाहे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो या फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती है, जो कि आपके डॉट प्रोडक्ट से मिलकर के बनती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैटर वेव्स आर डिस्कवर्ड बाय। जो मैटर वेव है ना, उसको किसने डिस्कवर किया था, ये तो बहुत ही सिंपल है, डी ब्रॉगली, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे डी ब्रॉगली, डन। तो हमारा लास्ट आंसर क्या आ गया, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली डिस्कवर्ड मैटर वेव्स, ठीक है। चलो यहीं पर खत्म होते हैं हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप्स में, बाकी ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके ले सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाली हुई है, ठीक है। चलो बाय बाय।